होप आप लोग सब सही हो गए। और आज मैं फोर्थ लेक्चर बना रहा हूँ, फोर्थ लेक्चर ऑफ मैकेनिकल ब्रांच थर्मल इंजीनियरिंग। माई सेल्फ गौतम कुमार शर्मा फ्रॉम पाकुड़ पॉलिटेक्निक। और मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद फिर है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड कंसीक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ एंड PMM1। ओके, ये चार टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से आज समझाने वाला हूँ। ओके, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और जो भी सारे कंसेप्ट हैं उसको धीरे धीरे हम लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड थ्रू इट। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एनर्जी है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी चूल्हा में अगर हीट है, कोयला जल रहा है, उसमें हीट है 500 जूल, तो ये 500 जूल जो है कोई दूसरे फॉर्म में जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500 जूल खत्म हो जाएगा कभी पूरे दुनिया में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है 500 जूल जो मैंने बताया, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ओके, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, आइदर वर्क के फॉर्म में हो या पिस्टन वर्क के फॉर्म में, वो कोई ना कोई दूसरे वर्क में, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप दौड़ रहे हो तो आपके बॉडी का केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जा रहा है? फिजिकल या मैकेनिकल एनर्जी में हीट रिलीज हो रहा है। मैं अगर खाना खाया हूं तो वो जो एनर्जी है क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के मूवमेंट्स में चल जा रहा है, या तो बॉडी से हीट आ रहा है, या तो मेरे बोलने से जो एनर्जी निकल रहा है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन ये एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सो पूरे यूनिवर्स में एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। एनर्जी कभी भी बाहर नहीं जा सकता, मतलब कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। ओके, हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल जलाते तो ऐसा लगता है कि एनर्जी खत्म हो रहा है, बट नहीं। अगर पेट्रोल जला रहे हैं तो उसके जलने से हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में जा रहा है। उसके कारण कुछ फिजिकल वर्क भी हो रहे हैं, तो ये दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। ओके, सो आई थिंक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कौन कौन सा है? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड लॉ, थर्ड। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली पहले अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? इफ टू सिस्टम्स A and B आर each in thermal equilibrium with third system C, then two system A and B are also said to be in a thermal equilibrium with each other। देखिए यहाँ पे A है, मान लो A थर्मल इक्विलिब्रियम C के है। कहने का मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑलरेडी डिस्कस। मान लो कि ये एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये 10 डिग्री सेल्सियस और ये 12 डिग्री सेल्सियस है, तो ये दोनों बॉडी को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर, हीट का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। ओके, जो हीट का ट्रांसफर होगा तो तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मान लो इसका 11 हो गया और ये इसका भी घट के 11 हो गया, तो दोनों का क्या हो गया? टेम्परेचर सेम हो गया। जब टेम्परेचर सेम होगा देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर, और जब ये हीट ट्रांसफर नहीं होगा, देन अगर ये हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो क्या होगा? ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अब थर्मल इक्विलिब्रियम आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए ये जीरोथ लॉ क्या कहता है? A and C आर इन इक्विलिब्रियम। मान लो A और C दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, B and C आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी बोलता है A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन बिना कुछ किए आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि A और B जो है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे A अलग बॉडी है, B अलग बॉडी है, C अलग बॉडी है। A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली आपका B और A जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। ओके, सो फिर से देख लेते हैं। इफ टू सिस्टम A and B आर ईच इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब A और B
which each are in thermal equilibrium with third system C। तो तीसरा सिस्टम C से ये दोनों अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। Then two system A and B are also said to be in a thermal equilibrium। then क्या होता है, ये दो सिस्टम जो है बिना कुछ किए समझ जाना चाहिए कि ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। So this is your zeroth law of thermodynamics, right? Now नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है नेक्स्ट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बताता है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये दिख रहा है, ये क्या है, कोई कंटेनर है और ये कंटेनर क्लोज्ड है। कैसा है? क्लोज्ड है। और इसमें एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थर्मोमीटर। और ये एक शाफ्ट है और इसमें एक ऐसा लगा हुआ है स्टीरर। इसको क्या किया हमने, इसको क्या किया मैंने, एक पुली और रोप से कनेक्ट कर दिया एंड देन इसको फिर एक मास से कनेक्ट कर दिया। ओके, दिख रहा है? सो आप मान लो कि ये जो है स्टीरर अगर मूव करता है, क्या करता है? मूव करता है। ओके, ये स्टीरर मूव करता है या रोटेट करता है। रोटेट जब करेगा तो ये क्या होगा, ये मास जो है नीचे आएगा। ये क्या आ रहा है? मास जो है, वेट नीचे आ रहा है। नीचे आने के कारण जो रोटेट करेगा तो इसमें रोटेशन के कारण इसमें जो लिक्विड है इसमें क्या होगा? टेम्परेचर जाएगा। क्यों जाएगा टेम्परेचर भाई? कोई भी बॉडी को आप अगर रब करते हो तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टीरर है। स्टीरर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये स्टीरर टकराएगा और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण यहाँ पे हीट रिलीज होगा एंड टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड विल राइज अप। ओके, तो ये हीट एनर्जी कितना ज्यादा राइज करता है, हीट एनर्जी कितना ज्यादा राइज करता है, वो बोल रहा है कि व्हेन अ क्लोज सिस्टम अंडरगोस साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क डन। मतलब ये क्लोज सिस्टम है, जितना ज्यादा काम किया गया, मान लो mgh है तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? mgh। ओके, वर्क डन इक्वल टू mgh। ओके, ये वर्क डन उतना ही होगा जितना कि इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। हीट मान लो वर्क डन मान लो mgh से कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें 100 जूल आ रहा है। कितना जूल? 100 जूल। देन आप देखेंगे कि Q आप निकालते हो तो Q अगर इस पानी का निकालना होगा तो Q इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? mc डेल टी। तो डेल टी से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? थर्मल इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग करोगे, ठीक है। और थर्मल का मान लो कि थर्मोमीटर में क्या है? इनिशियल रीडिंग मान लो 200 केल्विन है, उसका फाइनल तुम्हारा जो है फाइनल टेम्परेचर 210 केल्विन है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 10 हो गया। C क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, मास m ऑफ मास ऑफ द हीट। तो हीट जो कितना ज्यादा हीट आया कि स्टीरर के मूव करने से कितना ज्यादा हीट आया, वो हीट एनर्जी इसके बराबर होगा अगर ये क्लोज सिस्टम है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे क्लोज सिस्टम लिए हुए हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है भाई? क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें जो है हीट मास इधर उधर ना जाए और ना ही ये हीट जाए, ठीक है। तो सारे यहाँ पे ये देखो, इसका जो काम आ रहा है, मतलब ये जो बॉडी नीचे आ रहा है जिसके कारण ये स्टीरर मूव कर रहा है पुल्ली के हेल्प से, तो जब मूव करेगा तो इसका जितना ज्यादा एनर्जी नीचे आएगा, मतलब वर्क डन जितना ज्यादा ये होगा नीचे आने का, उतना ये हीट आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। ओके, now it is valid for both reversible as well as irreversible process undergoes in a closed system। याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। ओके, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट लॉ क्या दिखाता है भाई? नेट हीट। ये क्या याद रखना कि पहला क्या बात बताता है कि व्हेन अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस हमेशा आपका कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस होगा, when it undergoes a cyclic process, then net heat transfer equal to net work transfer। तो ये सिंबल देख रहे हो इंटीग्रेशन का, और ये जो गोल वाला गोल है ना,
तो स्फेरिकल शेप, इसको हम लोग साइक्लिक का सिंबल देते हैं, मतलब पूरा फुल साइकिल होता है। तो नेट हीट ट्रांसफर मान लो चेंज इन हीट डेल क्यू हो गया इक्वल टू नेट वर्क डन डब्ल्यू हो गया, या तो इसको आप समेशन ऑफ डेल क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डेल डब्ल्यू मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इस डेफिनेशन को ही लिखना, एग्जाम में अगर पूछता है तो ये वाला डेफिनेशन लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पी भी डायग्राम है, ये क्या है, पी भी डायग्राम, यहाँ क्या है 1.1 है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट 0.2 है। इसका एक पाथ है 1A2, दूसरा पाथ है 1A2 इधर से आता है, देखो ये डायरेक्शन देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 से फिर 1 जाने का 2 रास्ता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आने के लिए 1A1 का रास्ता है, फिर 2 से 1 जाने के लिए B रास्ता पाथ है और C पाथ है, ओके। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस 1A2B1, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस 1A21, देखो 1A2B1 अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ डेल क्यू, ये साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ बताता है, ओके। सो आप बताइए ये साइक्लिक प्रोसेस में मान लो हीट रिजेक्ट हुआ या आउटपुट हुआ या इनपुट हुआ, पता नहीं, ये वाला रास्ता में हीट इनपुट हुआ होगा, हो सकता है वर्क तुम्हारा निकला होगा डब्ल्यू, ठीक है। अगेन फिर इस रास्ते में भी हीट क्यू रिलीज हुआ होगा या इनपुट हुआ होगा, फिर अगेन इस रास्ते में वर्क डन या बाय द सिस्टम हुआ होगा या वर्क डन टू द सिस्टम हुआ होगा। तो ये जो रास्ता है, ये देख रहे हो 2 से 1 जो जाता है, इसमें क्या हो गया, हीट चेंज इन हीट, मान लो कि 50 जूल है तो चेंज इन हीट क्या लिख दिए हम, 50 जूल हम नहीं मान रहे, मान लो कि डेल क्यू है, किस रास्ते में है, देखो 1A2, ओके। उसके बाद फिर क्या है 2, फिर ये साइक्लिक प्रोसेस का बात कर रहा है, देन 2B1, देखिए ये हीट जो है इन हीट क्या हो गया 2B1, ये दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल हीट आ गया पूरे साइक्लिक प्रोसेस में। ना टोटल वर्क कितना हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस का, तो ये बताओ 1 से लेकर 2 तक जो आ रहा है उसमें जो वर्क डन हुआ डेल डब्ल्यू A1A2, नेक्स्ट 2 क्या हो रहा है 2B1 पाथ में आपका डेल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 2B1, ये लिख दिए, ये सिंबल में कोई दिक्कत है नहीं है। सिमिलरली आप ये मान लो, सिमिलरली क्या करो, सिमिलरली आप दूसरा रास्ता निकालो, दूसरा रास्ता क्या है, देखो साइक्लिक प्रोसेस 1A2C1, 1A2C1 कौन सा पाथ है, देखो यहाँ पे 1A2C1, ओके। तो ये 1A2C1 पाथ में तुम्हारा वैसा ही होगा, चेंज इन हीट 1A2 प्लस चेंज इन हीट 2C1, चेंज इन वर्क 1A2, चेंज इन वर्क 2C1। तो हम आसानी से ये सारा जोड़ सकते हैं, इस रास्ते में हीट कितना आया 1A2, इस रास्ते में वर्क कितना हुआ चेंज इन वर्क 1A2, फिर अगर 2 फिर क्या बोल रहे हैं हम 2C1 पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर कितना हुआ भाई Q 2C1, एंड नेक्स्ट क्या है आपका ये वर्क जो है 2C1 में। तो ये सारा वर्क को ऐड करेंगे, ठीक है, और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें लगा दे रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ भी लगाएंगे तो टोटल समेशन ऑफ टोटल क्यू इन अ साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू समेशन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन, ओके। तो ये सारा दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन आ गया डेल क्यू 1A2 डेल क्यू 2B1 इक्वल टू डेल डब्ल्यू 1A2 प्लस डेल डब्ल्यू 2B1, ओके। इसी तरह यहाँ पे भी देख लो दूसरा पाथ में भी 1A2C1 में डेल क्यू 1A2 प्लस डेल क्यू 2C1 इक्वल टू डेल डब्ल्यू A1A2 प्लस डेल डब्ल्यू 2C1। ये दो इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो, ओके,
सब्सट्रैक्शन करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ओके, जब इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो क्या होगा, देखो ये सारा इक्वेशन लिख दो, यहाँ लिख दिया मैंने, क्या सही है। फिर ये माइनस करना है और ये वाला इक्वेशन लिख देना है, तो ये वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया। सिमिलरली वर्क डन का भी ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस टू इक्वेशन था तो ये वाला इक्वेशन सारे को यहाँ पे रख दिया है। अब आप देख रहे हैं ये वाला कट गया, 1a2q माइनस 1a2, del w 1a2 माइनस del w 1a2, ये दोनों कट गया। अब क्या बच रहा है, देखिए आपका del q 2b1 माइनस del q 2c1 इक्वल टू del w 2b1 माइनस del w 2c1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि 2b1 हीट जनरेशन या हीट ट्रांसफर इन अ पाथ 2b1 विल नेवर इक्वल टू 2c1। देखिए आपका ये हीट का कैलकुलेशन जो होगा, एक इस पाथ का और इस पाथ का कभी क्या किसका है, देखो आपका पाथ 2b1 2c1, हाँ इस रास्ते से जो जा रहा है उसका हीट और इस रास्ते से जो जा रहा है उसका हीट दोनों तो सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीट क्या है, आपका पाथ डिपेंडेंट है। सिमिलरली 2b1 रास्ते से जो जा रहा है उसमें वर्क ट्रांसफर जो है और 2c1 से जो जा रहा है उसका वर्क ट्रांसफर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। देखो कैसे होगा, आप देख रहे हैं एक कर्व ऐसा कुछ है और एक कर्व कुछ ऐसा है, तो वर्क डन तो ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि इसके अंडर का एरिया होता है, तो दोनों का एरिया अंडर एरिया क्या सेम होगा, नहीं होगा, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। और जब तक इक्वल नहीं होगा तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कभी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए एज बोथ पाथ हैव अ डिफरेंट हीट एंड वर्क, सो दिस कांट बी 0। इसलिए हम लोग ये कंक्लूजन लाए कि ये del q 2b1 माइनस del q 2c1 इज इक्वल टू del w 2b1 माइनस del w 2c1 इज नॉट इक्वल टू 0। हालांकि ये दोनों बराबर है क्योंकि हम लोग इक्वेशन से आइडेंटिफाई किए, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं del w 2b1 माइनस इज नॉट इक्वल टू del w 2c1, ये जो मैंने बताया ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं। नहीं होने का कारण ये है कि दोनों का अलग अलग पाथ है और अलग अलग पाथ में वर्क डन और हीट जनरेशन दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। आप अगर मान लो कि घर से स्टेशन जा रहे हो, 2 रास्ते हैं, तो दोनों का अलग अलग वर्क डन होगा, ठीक है। कभी भी दोनों का सेम एनर्जी से आप दोनों रास्ते में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक रास्ता हो सकता है लंबा होगा, एक रास्ता तुम्हारा छोटा होगा, सो दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ ओनली, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो द पाथ बी एंड सी सेम इन स्टेट, द क्वांटिटी del q इज डिफरेंट फॉर बोथ द पाथ। देखो इंड स्टेट इसका सेम है 1 2, दोनों b और c का इंड स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम है ना, ये b वाला पाथ है, ये c वाला पाथ। तो ये क्या बोल रहा है कि दो द b एंड c सेम इंड स्टेट, द क्वांटिटी del q इज डिफरेंट फॉर बोथ द पाथ। ये क्वांटिटी जो है del q अलग अलग होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। सो हीट एंड वर्क डोंट डिपेंड ऑन इंड स्टेट, so it depends on path followed by the system. It is inexact differential. Inexact differential का मतलब ही ये है कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि q at 1 minus q at 2 ऐसा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इक्वल टू चेंज इन हीट, कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इंड स्टेट पर नहीं फॉलो करता है। अगर इंड स्टेट पे फॉलो करता, मान लो देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे q1 हीट है, ओके, क्या है q1 है और यहाँ पे q2 है, ओके, या Q2। अब बताओ अगर इन स्टेट पर फॉलो करता, ये पाथ पे नहीं फॉलो करता, तो ओवर हीट जनरेशन, हीट और रिजेक्शन या हीट एब्जॉर्प्शन पाथ B 2B1 शुड मस्ट बी इक्वल टू 2C1, क्योंकि आप तो इंड स्टेट पे Q1 माइनस Q2 बोल रहे हो और ये इंड स्टेट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनएग्जैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इनएग्जैक्ट बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था पिछले क्लास में। इट इज ट्रांजिएंट फिनोमेना। ट्रांजिएंट का मतलब ही है कि ये तभी एक्टिव होता है जब कुछ ट्रांसफर हो,
जब सेम लेवल आ जाए, फॉर एग्जांपल एक बकेट में 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का वाटर है और दूसरे बकेट में भी 10 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो दोनों में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, हीट इज नॉट ट्रांसफरेबल। लेकिन अगर थोड़ा भी डिफरेंस होता है तो ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है और ये हीट ट्रांसफर होते हैं। सिमिलरली वर्क में भी प्रेशर डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक आपका वर्क जो है ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट फिनोमेना। इट इज बाउंड्री फिनोमेना। ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का ही इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री फिनोमेना। ओके, अब ये देखो इक्वेशन, ऊपर के इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं। देखो ये Q 2B1 है, डेल W 2B1। ओके, इसको इधर ला दे रहे हैं, तो ये ला दिया मैंने, डेल Q 2B1 माइनस डेल W 2B1 इक्वल टू डेल Q 2C1 माइनस डेल Q डेल W 2C1। अब देखो ये इसको कॉमन मान ले रहे हैं, डेल Q माइनस डेल W कॉमन पाथ है 2B1 और इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W 2C1, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे गौर करो, दो द पाथ B एंड C आर डिफरेंट। B और C तो देखो 2B1 का जो पाथ है और 2C1 का पाथ है वो दोनों अलग अलग है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट डिपेंड्स ओनली इन द स्टेट। देखिए ये दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो इंड स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का इंड स्टेट देखो 2 है 1 है, इसका भी इंड स्टेट 2 है 1 है ना, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है इंड स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पाथ फंक्शन नहीं है, और पाथ फंक्शन नहीं है तो डेफिनेटली ये पॉइंट फंक्शन होगा, दैट इज प्रॉपर्टी। सो डेल क्यू माइनस डेल W कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, डेल Q माइनस डेल W प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, क्योंकि ये आपका एंड स्टेट पे डिपेंड करता है। मैंने ड्राइव करके अच्छे से बता दिया इसमें कि ये भाई डेल Q माइनस डेल W है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट सिर्फ और सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। दैट इज ये दोनों का 2B1 और 2C1। देखो एंड स्टेट सेम कैसे हुआ, फिर से देखो यहाँ पे, देखो आप देखो यहाँ पे 2B1 और 2C1 दोनों का एंड स्टेट 1 और 2 है, तो एंड स्टेट सेम है बट पाथ अलग अलग है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम हो रहा है। यहाँ पे ये तुम्हारा अलग अलग पाथ है 2B1 2C1, बट ये दोनों का डिफरेंस जो है बराबर आ जा रहा है, इस पाथ का भी डिफरेंस और इस पाथ का भी डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आखिर है क्या, ये डिफरेंस कहीं ना कहीं तुम्हारा हीट था, ये Q हीट का और वर्क का अगर डिफरेंस निकाल रहे हो तो कुछ ऐसा चीज है जो कि तुम्हारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट कि तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं और इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इसी को साइंटिस्ट ने नाम दिया इसको एनर्जी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको मैंने एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहा, मैंने नहीं, सॉरी, ये जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ये एनर्जी कहां से आया आपको पता चल गया। सो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये आपका एंड स्टेट पे डिपेंड करता है, सो E2 माइनस E1 आसानी से लिख सकते हो, ये फाइनल E2 है, ये E1 है, तो चेंज इन एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। अब आप देखो डेल Q माइनस डेल W इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये 0 के बराबर नहीं है तो कुछ के बराबर होगा, तो क्या चीज के बराबर होगा भाई, इसी को हम लोगों ने क्या दिया, चेंज इन एनर्जी के बराबर बता दिया। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सो दिस इज योर चेंज इन एनर्जी। ओके, नाउ एनर्जी का डेफिनेशन टेल मी, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। स्मॉल चेंज इन एनर्जी D equal to D kinetic energy, small change in a kinetic energy plus small change in a potential energy plus small change in a internal energy. Okay, so ये बहुत आसान डेफिनेशन था। Now tell me, ऊपर से यहां से हम लोगों ने क्या, यहां से देखो डेल Q इक्वल टू D प्लस डेल W लिख सकते हैं। और ये क्या है, डेल W भाई पाथ फंक्शन है। क्या है, पाथ फंक्शन है। इसमें एक बाउंड्री वर्क होता है और एक दूसरा अदर वर्क होता है। अदर वर्क कुछ भी हो सकता है गैस के अंदर। तो हम लोगों ने देखा कि D को क्या डिफाइन किए,
dke plus dp du. ओके, इफ सिस्टम इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली जीरो होगा। और सिस्टम स्टेबल पोजीशन में हम ना वो कोई ऊंचाई में है तो पोटेंशियल एनर्जी को भी हम लोग जीरो कर सकते हैं। सो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। और मान लो कि अदर वर्क को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ बाउंड्री वर्क रहा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, दैट इज बाउंड्री वर्क। देखो डी क्यू इक्वल टू क्या कर दिया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब डेल और डी में, डेल और स्मॉल डी में ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। ओके, सो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पीडीबी। अब ये पीडीबी भाई कहाँ से आएगा, आप सवाल उठा सकते हो। तो ये बाउंड्री वर्क है। तो मान लो एक कांस्टेंट प्रेशर में चेंज इन वॉल्यूम डेल वी है, कितना है डेल वी, तो पी इंटू डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। और ये डेल डब्ल्यू जो ये मूवमेंट वाला वर्क हमने पढ़ाया था पहले क्लास में, पीडीवी होता है, तो ये आप समझ रहे होगे। ओके, अगर नहीं जानते हो तो फिर से मेरा पहला दूसरा लेक्चर देख लो, एक बार दूसरा लेक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा कंसीक्वेंस। नाउ थर्ड कंसीक्वेंस आते हैं। अब हम लोग थर्ड कंसीक्वेंस में, थर्ड कंसीक्वेंस क्या है, देखिए आप ये तो समझ में आ गया भाई कि डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू। नाउ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब क्या है भाई, उसमें ना कुछ अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, ना एनर्जी ना मास ना हीट, कुछ भी नहीं। तो हीट तो भाई नहीं जाएगा, ऐसा तो हीट जीरो हो गया। वर्क डन भी जीरो होगा क्योंकि वर्क भी नहीं आएगा। तो आप बताइए ये भी जीरो हो गया, डेल क्यू इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे जीरो हो गया, डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो गया, तो डी इक्वल टू जीरो हो गया। अब ये बताओ कि चेंज इन एनर्जी जीरो हो गया, चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछे कि आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि चेंज ऑफ एनर्जी जीरो होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आती है। अब मान लो कि एक यूनिवर्स है, क्या है ये, कोई यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाहर ना कुछ जाता है ना आता है। अब ऐसे यूनिवर्स में बताओ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो ये यूनिवर्स जो है किसके तरह बिहेव कर रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम की तरह। सो एज यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, so change in energy of a universe equal to zero. So this is a principle of conservation of energy. मतलब यूनिवर्स में पुराना चेंज कभी नहीं हो सकता। मतलब हीट है तो हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन टोटल ये ना यूनिवर्स का एनर्जी जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, नहीं कोई बदलाव होगा। यही प्रिंसिपल आपका कंसिक्वेंस, थर्ड कंसिक्वेंस है। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कैसे आया, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ कंसिक्वेंस। ओके, होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ओके, थोड़ा धीरे धीरे चलें। सो फोर्थ कंसिक्वेंस देखिए, ये देखो P और V डायग्राम है, 1A2 2B1। ओके, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्या है, इन दिस साइक्लिक प्रोसेस नो चेंज इन अ प्रॉपर्टी, दैट इज चेंज इन एनर्जी इज जीरो। ओके, आप बताइए साइक्लिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन अ प्रॉपर्टी। ओके, टोटल साइक्लिक प्रोसेस कर लोगे। अगर यहां से वन के रास्ते में देखो, इधर कैसे जीरो हो जाता है चेंज इन एनर्जी। देखो साइक्लिक प्रोसेस में अगर मान लो एक E1 है, क्या है ये, E1 है, और दूसरा E2 है, तो 1 से 2 तक का रास्ता जो कवर करते हो तो उसका चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। ओके, E1 माइनस E2 प्लस, अब 2 से फिर तुम 1 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, E2 माइनस E1। क्या होगा, E2 माइनस E1। अब ये बताओ कि टोटल एनर्जी जो है आपका क्या हो जाएगा, E2 कैंसिल हो गया, E1 कैंसिल हो गया। सो टोटल एनर्जी जो है, चेंज इन एनर्जी जो है हमारा जीरो होगा। कब, जब 1 से आप 2 जाओगे, 2 से 1 आओगे। ओके, नाउ टेल मी डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, ये आपको पता है। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, अब ये बताओ कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डी तो जीरो हो जाएगा भाई। ओके, अब बचा क्या, डेल क्यू।
अब ये बताओ कि अगर क्या ये पॉसिबल है कि डेल क्यू इक्वल टू जीरो होगा कोई बिना कोई काम किए हुए? डेल डब्ल्यू अगर नहीं दे तो डेल डब्ल्यू, अगर ये मान लो कि ये डेल क्यू साइक्लिक प्रोसेस में कुछ भी बाहर ना अंदर हीट ना गया ना बाहर आया, तो क्या ये जीरो कहलाएगा? और अगर ये जीरो कहलाएगा तो डेल डब्ल्यू जो है जीरो होगा, है ना? ऐसा हो सकता है क्या कि डेल क्यू जीरो नहीं है और ये जीरो हो जाएगा? या तो ऐसा हो सकता है कि डेल क्यू जीरो हो गया और डेल डब्ल्यू हमारा 5 हो जाएगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो, डेल क्यू को मान लो, डेल क्यू अगर जीरो है और टी आपका चेंज इन एनर्जी जो है ऑलरेडी जीरो है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अब डेल क्यू को हम मानते हैं कि कुछ काम मिला हमको साइक्लिक प्रोसेस में 5 जूल, तो 5 जूल क्या 5 जूल जीरो के बराबर होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। सो हम लोग का स्टेटमेंट गलत है। गलत है कि अगर कोई हीट आप अगर नहीं दे रहे हो तो आपका वर्क भी नहीं मिलेगा। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट वर्क नॉट बी जीरो विदाउट एक्सपेंस ऑफ हीट। अब देखो, ये सारा इक्वेशन समझाने का मतलब ये है कि एक perpetual मोशन ऑफ मशीन है ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको माना गया कि मशीन विच प्रोड्यूसेस वर्क एनर्जी विदाउट कंज्यूमिंग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अनदर एनर्जी फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ओके, तो कोई भी मान लो, कोई भी मशीन है वो जो साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है, उसमें कोई हीट नहीं दे रहा, हीट इक्वल टू जीरो है, तो वर्क हमारा प्रोड्यूस होता रहेगा, ऐसा इस मशीन का मानना है। लेकिन अगर ये मानता है तो हमारा ये देखो थ्योरम जीरो इक्वल टू 5 जूल ये गलत हो जा रहा है। इसलिए पीएमएम मशीन जो है फॉल्स मशीन है। सो फ्रॉम इट इज नॉट पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ PMM1 इज नॉट पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। ओके, दैट इज नो हीट अगर सप्लाई होगा और वर्क डन हो रहा है तो ये PMM1 जो है ये मशीन बनाया गया है जो कि नॉट पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ओके, उसी तरह कन्वर्स, देयर कैन बी अ नो मशीन विच वी वुड कंटिन्यूअसली वर्क विदाउट सम ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेटिंग। मतलब काम किया जा रहा है बिना कोई एनर्जी को बाहर निकाले, या तो काम बिना काम की एनर्जी निकाल रहा है, ऐसा कोई मशीन पॉसिबल नहीं है जो कि PMM1 है। PMM1 एक मशीन को माना गया है जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब फॉल्स मानना है। तो इसके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई PMM1 क्या है। फिर से समझ लो इसको कि देखो, पहले तो हमने क्या किया कि PMM1 मशीन है जो कि साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, मतलब 1 से 2 गया, 2 से फिर 1 आया। ओके, तो जब 1 से 2 जाएगा और 2 से 1 जाएगा तो D तुम्हारा चेंज इन एनर्जी जो है, तुम्हारा अंदर का इंटरनल एनर्जी चेंज इन एनर्जी जो है वो तुम्हारा जीरो हो गया। अब आप बोल रहे हैं PMM1 में कि कोई बाहर से हीट नहीं देंगे, हीट नहीं दोगे तो ये काम, हीट नहीं देगा तो ये Q जीरो हो गया। लेकिन उसका मानना है कि वर्क हमारा मिलते रहेगा, मान लो 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, इनफाइनाइट वर्क हमारा मिलते रहेगा बिना कोई हीट के एक्सपेंस किए हुए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो गया तो ये जीरो हीट है, जीरो इक्वल टू 5 जूल हो जाएगा। या तो फर्स्ट लॉ गलत होगा या तो मशीन गलत होगा। तो फर्स्ट लॉ हमारा वेल डिफाइंड और प्रूव भी है, और यह जो मशीन है इसको PMM1 जो इसको फॉल्स माना गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल मशीन या इम्पॉसिबल मशीन बोल सकते हैं इसको PMM1। और ये फर्स्ट लॉ के अनुसार PMM1 इज इम्पॉसिबल है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रहने दो भाई, क्योंकि ये काफी है। थैंक यू।